हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे दो सेक्शन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 जो बात करता था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बारे में, और साथ ही हमने किया था सेक्शन जो डिफाइन करता था कि इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर कहलाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन चैप्टर के और प्रोविजन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली लॉ जो डिफाइन करता है बेटा, वो दो तरह की कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है? तो यहां पर रोल आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A का, जो बात करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स a capital asset held by an assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन। सेक्शन बात कर रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब होगा वो कैपिटल एसेट जो हेल्ड कर रहा है असेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। और ये जो पीरियड है ये हम कब देखेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। जैसे हम बात करें बेटा, अगर कि एक कैपिटल एसेट का असेसी ट्रांसफर करता है 1/6/2020 को, तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कौन सी डेट को डिटरमाइन करेंगे? 31 मई 2020। यहां तक का हम पीरियड देखेंगे कि असेसी ने जो एसेट होल्ड की हुई थी इस डेट तक, क्या वो 36 मंथ्स उसमें कवर हो रहे थे या 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड किया हुआ था। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 ए डिफाइन करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो कैपिटल एसेट होती है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होती। सिंपल, इतनी समझ आ गई दो बातें। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको मैं आपको एक समरी और एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है। चलिए आइए देखिए। तो बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 क्या बात करता है कि एक एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर वो हेल्ड की है असेसी ने फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। ठीक है, इतना समझ आ गया था हमें। यहाँ पर बेटा दो जो है हम कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे हम कैपिटल एसेट का, जिसमें डिफाइन करेंगे हम कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स है, और दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पर बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगी वो और लॉन्ग टर्म कब होगी। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल एसेट जो आती है वो आती है सिक्योरिटीज। और ये कौन से सिक्योरिटीज हैं बेटा? ये सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट्स। जो यूनिट्स होती हैं म्यूचुअल फंड की या बिजनेस ट्रस्ट की, उन यूनिट्स को छोड़कर सिक्योरिटीज, जैसे शेयर्स हो गए बेटा, वो सिक्योरिटीज का पार्ट होता है अदर देन यूनिट्स। और कौन सी सिक्योरिटीज हैं बेटा? ये वो सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। उसमें जो लिस्टेड है उन सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, दूसरा यहां पर जो आता है बेटा वो आता है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और बेटा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। साथ ही यहां पर कवर होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। तो इन तीनों कैपिटल एसेट के केस में जो सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। तो इन तीनों के केस में बेटा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है वो होता है बेटा अप टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स। अगर असेसी इन्हें अप टू 12 मंथ्स तक होल्ड करता है अपने पास, तो क्या होती है बेटा? ये होती है फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और इन केस असेसी इन्हें 12 मंथ से ज़्यादा बेटा अपने पास होल्ड करता है, तो उस केस में ये क्या बन जाती हैं?
ये बन जाती है बेटा फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। समझ आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड कैटेगरी की। उसमें आते हैं बेटा हमारे पास दो एसेट। फर्स्ट जो अनलिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड शेयर्स, और दूसरे जो आती है बेटा हमारे पास आती हैं लैंड और बिल्डिंग, और बोथ दोनों भी आ सकते हैं एक साथ। तो उस केस में लॉ बात करता है कि जो इन कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, वो होगा बेटा अप टू 24 मंथ्स। यानी अगर असेसी अप टू 24 मंथ्स तक इन कैपिटल एसेट्स को अपने पास होल्ड करता है, तो उस केस में ये कैपिटल एसेट क्या बन जाएंगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएंगी। और इन केस एसएससी मोर देन 24 मंथ्स अपने पास होल्ड करता है, तो ये एसेट क्या हो जाया करती हैं? ये एसेट हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है बेटा। चलिए थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले वाली आती है हमारे पास यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड। ठीक है बेटा, जो डेट ओरिएंटेड फंड है उनकी यूनिट्स। नेक्स्ट जो है बेटा वो है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स बेटा यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में आ चुके हैं। अदर देन शेयर्स हम बात करें, और थर्ड जो होती है बेटा वो होती है अदर कैपिटल एसेट्स। इनके अलावा की भी अगर कोई अदर कैपिटल एसेट है तो उसके लिए भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए तो लॉ बोलता है अप टू 36 मंथ्स। इन तीनों तरह की इन एसेट्स, इन थर्ड कैटेगरी वाली एसेट्स को अगर एसएससी होल्ड करता है अप टू 36 मंथ्स के लिए, तो उस केस में ये जो कैपिटल एसेट है वो क्या हो जाएंगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इन केस एसएससी होल्ड करता है मोर देन 36 मंथ्स, तो उस केस में ये सारी कैपिटल एसेट क्या हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ आया पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बोलता है लॉ? कि अगर सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, या जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इन तीनों के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो हो जाएगा बेटा 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स से ज़्यादा एक्सीड करते ही वो कैपिटल एसेट क्या बन जाती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। उस केस में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है बेटा अप टू 24 मंथ्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब हो जाएगी एसेट? अगर 24 मंथ्स एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी बात करती है बेटा यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड की और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की अदर देन शेयर की। और इन कैपिटल एसेट्स के अलावा अगर कोई अदर कैपिटल एसेट्स है तो उस केस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा अप टू 36 मंथ्स, और मोर देन 36 मंथ्स जैसे ही होंगे तो वो एसेट क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए तीन चीजें बेटा अभी तक हमें समझ आ गई। एक हमें समझ आ गया कि कैपिटल एसेट कौन कौन सी एसेट होती है और कौन कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती, यानी इंक्लूजन क्या है कैपिटल एसेट में और एक्सक्लूजन क्या है कैपिटल एसेट में, ये एक हमें समझ आ गया। दूसरा हमने समझा कि ट्रांसफर क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर कहलाती है। ठीक है बेटा। तीसरा हमने समझा बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम बाइफरकेट करते हैं कैपिटल एसेट को दो टाइप में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में। इतना हमने समझ लिया। चलिए बात करते हैं कि कंप्यूट कैसे करते हैं कैपिटल गेन चैप्टर में कैपिटल गेन्स को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होते हैं। चलिए अब समझते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं। तो इसे डिफाइन किया जाता है बेटा सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 बताता है कि कैसे कंप्यूट किया जाता है कैपिटल गेन। दो तरह की हमने एसेट पढ़ी बेटा, एक थी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है बेटे, इतना हमने कर लिया था। चलिए अब देखते हैं
कि कंप्यूटेशन कैपिटल गेन की कैसे की जाती है। सबसे पहली बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर की वजह से जो भी कंसिडरेशन मिल रही है उसकी वो बात कर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू ट्रांसफर, ट्रांसफर की वजह से। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए ये अमाउंट हो गई सपोज। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में भी सेम प्रोविजन है बेटा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू ट्रांसफर, रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू ट्रांसफर। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट लॉ बोलता है कि आप इसमें से रिड्यूस कर दीजिए। क्या रिड्यूस कर दीजिए? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो एक्सपेंस हुए हैं आपके ट्रांसफर पर वो आप रिड्यूस कर दीजिए। और ये एक्सपेंसेस ध्यान रखना बेटा, ये रिलेट होने चाहिए होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, यानी जो ट्रांसफर किया जा रहा है कैपिटल एसेट का उसी से रिलेटेड होने चाहिए। अदर कोई एक्सपेंस है बेटा उससे रिलेटेड नहीं है तो वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट अब वो बात करता है कि फर्दर असेसी इसमें से रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? तो बेटा उसे डिफाइन करता है सेक्शन 55। कंप्यूटेशन के बाद हम उसे ही करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना सिर्फ समझिए कि कंप्यूट करते समय हम कौन कौन सी अमाउंट लेस कर रहे हैं। तो ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा उस कैपिटल एसेट का, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में। लेकिन यहां पर बेटा एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जब भी हम आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में तो वहां पर हम रिड्यूस कर देते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ साथ ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी रिड्यूस किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है बेटा, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तो यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रिड्यूस किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, जो अमाउंट रिड्यूस होने के बाद बचती है वो क्या होती है बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में क्या बचती है बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो समझिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है बेटा? सिंपल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है बेटा वो कॉस्ट जो असेसी ने उस कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए खर्च की, यानी उसे एक्वायर करने के लिए जितना उसने पैसा लगाया वो हो गए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई कि वो कॉस्ट जो उसने कैपिटल एसेट को मेंटेन करने के लिए या उसकी रिपेयर के लिए जो भी उसने खर्च किया है वो हो गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है एसएससी ने और हाउस प्रॉपर्टी जो है इस कंडीशन में थी कि उसमें रिपेयर कराना पड़ेगा, उसमें प्लास्टर वगैरह जगह जगह से टूटा हुआ था, उसकी कोई जगह सीलिंग्स जो थी वो ख़राब हो रखी थी, तो एसएससी क्या करता है? उसको इम्प्रूव करवाता है, सीलिंग्स को ठीक कराता है, प्लास्टर वगैरह को ठीक कराता है, उस पर पेंट कराता है। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ गए इतने। लॉ जो है उसने कुछ एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, यानी प्री डिफाइन किया हुआ है। अब देख लेते हैं वो कौन सी ऐसी कैपिटल एसेट है जहां पर लॉ ने क्या किया है? प्री डिफाइन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और उनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। तो आइए बेटा सेक्शन 55 की बात करते हैं। सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए बेटा यहां पर जो है दो कैटेगरी बनाई गई है। एक वो एसेट जो एसएससी ने एक्वायर की है, वो एसेट जो एसएससी ने सेल्फ जनरेट की है। तो दोनों के केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? देखिए बात करते हैं सबसे पहला केस गुडविल ऑफ ए बिजनेस। अगर एसएससी उसे एक्वायर करता है किसी दूसरे एसएससी से तो जितनी अमाउंट उसने बेटा उस एक्विजिशन पे खर्च की है, यानी जो परचेज प्राइस है वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। बात करें दूसरी तरफ सेल्फ जनरेटेड के केस में तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है बेटा? वो हो जाती है निल। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद अ बिजनेस। कोई ट्रेडमार्क है या बेटा ब्रांड नेम है बिजनेस से रिलेटेड, एसएससी उसे एक्वायर करता है तो जो परचेज प्राइस है बेटा वो हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर सेल्फ जनरेटेड का केस है तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? निल हो जाएगा। सेम अप्लाई होते हैं बेटा प्रोविजन टेनेंसी राइट के ऊपर, स्टेज कैरिज परमिट्स के ऊपर, लूम आर्स के ऊपर, राइट टू मैन्युफैक्चर
प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो सभी के केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है बेटा, परचेज प्राइस होती है, और इन केस अगर सेल्फ जनरेटेड का केस है तो सब में क्या हो जाता है, नील। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। लेकिन स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है, उसे जरा समझिए। सर आपने सेक्शन 55 में जो डिफाइन है कैपिटल एसेट उनके बारे में बता दिया कि जो एक्वायर्ड कर रहे हैं अगर कैपिटल एसेट तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी परचेज प्राइस, यानी जितने भी उन्होंने कॉस्ट लगाई, और सेल्फ जनरेटेड के केस में है नील। तो क्या जो सेक्शन 55 में मेंशन है कैपिटल एसेट, क्या इसके अलावा कोई कैपिटल एसेट नहीं होती? आंसर इज नो, होती है। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो ध्यान दे बेटा, सेक्शन 55 में जो कैपिटल एसेट मेंशन की गई है, अदर देन दोज कैपिटल एसेट, अगर वो परचेज की जा रही है तो क्या, परचेज प्राइस। लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड का केस होता है तो उस केस में कैसे डील करेंगे? सेल्फ जनरेटेड का अगर केस है बेटा तो उस केस में वहां पर अप्लाई होती है बीसी श्रीनिवासा शेट्टी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट्स अदर देन दोज विच आर मेंशन इन सेक्शन 55, उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो हो जाएगी इनडिटर्मिनेट। जैसे अगर बात करें, कोई एग्जांपल ले तो ध्यान दे बेटा, फर्स्ट केस यहां पर क्या लिखा है, गुडविल ऑफ ए बिजनेस। प्रोफेशन की बात की गई है, नो। तो इन केस अगर गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन है और वो सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो आंसर कहां से मिलता है? आंसर मिलता है बीसी श्रीनिवासा शेट्टी की जजमेंट से। उस केस में हो जाएगी इनडिटर्मिनेट, ना कि नील। वहां पर नील नहीं होगी, वहां पर क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट, यानी जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कि अगर सेल करता है असेसी गुडविल ऑफ प्रोफेशन की, तो क्या सर उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा सर? हो जाएगा। देखिए आपने हमें पढ़ा है सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और माइनस कर दीजिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर और लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपने हमें ये पढ़ा है, ठीक है बेटा, मैंने यही पढ़ा है। तो देखिए सर, अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है और असेसी सेल कर रहा है उसे, ठीक है, असेसी उसे सेल करता है 10 लाख रुपीज की, सपोज बात करें, और उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस जो है वो है सपोज है 1 लाख, वो रिड्यूस हम कर गए, 9 लाख बचा सर। अब बात करते हैं, आपने बोला था कि अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाओ बेटा, कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी सर इनडिटर्मिनेट। ध्यान आ गया बेटा प्रोविजन? यहां पे क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट। पता ही नहीं आपको कितनी है तो क्या रिड्यूस करेंगे? तो इस वजह से यहां पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। समझ आ गया बेटा? अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू ही नहीं पता क्या रिड्यूस करें उसमें से। और जब तक सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग आप कंप्यूट नहीं करेंगे कैपिटल गेन, तो आप कैसे बताएंगे कि ये कैपिटल गेन अराइज हो गया है? समझ आ गया बेटा? तो जिन एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेट होता है, उन एसेट पर कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। सेक्शन 55 फर्दर डिफाइन करता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो गुडविल ऑफ ए बिजनेस के केस में बेटा जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है वो नील होती है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की जा सकती, लॉ ऐसा मानता है, उसमें नील वैल्यू। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, तो उस केस में भी नील। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में भी नील। ठीक है, इतना समझ आया? गुडविल ऑफ बिजनेस नील, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग नील। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन नील। अब अदर एसेट की बात करते हैं कि असेसी ने कोई अदर एसेट एक्वायर्ड की है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी? तो लॉ बोलता है, देखिए, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट बाय द असेसी। असेसी ने जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एंड द प्रीवियस ओनर ऑन और आफ्टर 1/4/2001, और जो प्रीवियस ओनर ने उस पर एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है 1/4/2001 को या उसके बाद, वो सारा एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। समझ आ गया इतना? प्रीवियस ओनर का मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल से समझे बेटा, मिस्टर ए के पास कोई एसेट है और मिस्टर बी को वो सेल कर देता है, तो मिस्टर ए क्या हो गया? प्रीवियस ओनर हो गया इस केस में, और बी कौन है? ओनर। ठीक है, समझ आ गया? चलिए इसकी वो बात करते हैं। ठीक है बेटा, दो चीजें यहां पर समझ आ गई बेटा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। एक पर्सन है मिस्टर ए,
और इनके पास है बेटा एक कैपिटल एसेट जो है बेटा लैंड। ठीक है, और ये जो लैंड परचेज किया था बेटा मिस्टर ए ने, वो परचेज किया था 1/4/2018 को 10 लाख का। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं, मिस्टर ए ने क्या किया, 1/6/2019 को ये जो लैंड है बेटा ये सेल कर दिया मिस्टर बी को। ठीक है, और कितने में सेल किया, ये इन्होंने सेल कर दिया बेटा सपोज 50 लाख में। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए इस पे कैपिटल गेन कितना अराइज होगा। चलिए बेटा अब याद करिए जितने भी प्रोविजन हमने पढ़े हैं जरा उन्हें अप्लाई करके। तो याद करिए बेटा चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था, चार्जिंग सेक्शन कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। तो पहली बात, क्या लैंड कैपिटल एसेट है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इज यस, लैंड जो है कैपिटल एसेट है। दूसरा देखिए, लैंड की सेल की जा रही है, क्या ये ट्रांसफर है, आंसर इज यस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 बोलता है कि अगर सेल होती है कैपिटल एसेट की तो वो ट्रांसफर होता है। बात आती है बेटा कि अब कैपिटल गेन हमें कंप्यूट करना कैसे है, वहां पर रोल आता है सेक्शन 48 का जो बात करता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो मिस्टर ए को कितनी अमाउंट मिल रही है, मिस्टर ए को मिल रही है 50 लाख। तो सिंपल मैं यहां पे कंसिडरेशन लिख देता हूं, कंसिडरेशन कितनी हो गई 50 लाख। नेक्स्ट जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि ये जो एसेट है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो ध्यान करें, याद करें प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ए पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे डिफाइन करता था कैपिटल एसेट को कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। वहां पर हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा था बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो याद करिए सेकंड कैटेगरी जिसमें लैंड और बिल्डिंग आते थे, लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर असेसी ने उस एसेट को होल्ड किया है अप टू 24 मंथ्स, कहां तक बेटा, अप टू 24 मंथ्स, तो उस केस में वो कैपिटल एसेट क्या हो जाती थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पे ध्यान दें, मिस्टर ए ने लैंड को कितने दिनों तक होल्ड किया है, 1/4/18 से लेके उन्होंने कब तक होल्ड किया है, 1/6/2019 नहीं, याद करिए बेटा 242A इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर वहां तक देखा जाता था। मैंने इसका आपको एग्जांपल भी कराया था, 31 मई 2019 यहां तक उन्होंने होल्ड की है बेटा एसेट। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/4/18 से 31/5/2019 का कितने महीनों का बन गया बेटा, ये पीरियड 14 मंथ्स का बन गया बेटा। यानी ये एसेट क्या है, ये एसेट है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कोई एक्सपेंसेस दिए हैं ट्रांसफर के लिए, नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए। तो माइनस करिए इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मिस्टर ए के हैंड में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है बेटा, 10 लाख लेस कर दी हमने। क्या कंप्यूट होके आया, ये कंप्यूट होके आया 40 लाख। तो ये जो 40 लाख है बेटा ये क्या है, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। समझ आ गई कैसे हम कंप्यूट करते हैं। लेकिन अगर यहां पर ये पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा का होता, 14 मंथ्स ना होते, 25 मंथ्स होते या 26 होते, यानी 24 से ज़्यादा का होता, तो उस केस में हम कैसे करते सर, वहां पर आपने बताया था कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है सर, तो ध्यान दे बेटा, समझे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। जो इंडेक्सेशन किया जाता है बेटा उसे गवर्नमेंट ने किया है 1/4/2001 से स्टार्ट किया है, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया बेटा, ये प्रीवियस ईयर हो गया 2001-2। इस प्रीवियस ईयर के लिए जो इंडेक्स दिया है गवर्नमेंट ने वो दिया है बेटा 100। इसे हम बेटा CII भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये भी बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर 2001-2002 के लिए क्या इंडेक्स दिया है गवर्नमेंट ने, आंसर इज 100 दिया है। और बात करें अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 की, तो उस केस में क्या इंडेक्स दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये दिया हुआ है बेटा 289। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा, देखिए अगर कोई थिंग या आर्टिकल 2001 या 2002 में 100 रुपीज़ की थी,
ठीक है बेटे। तो 2019-20 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? उसकी वैल्यू हो गई है बेटा ₹289। ये वो बात करते हैं। अब देखिए बेटा, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं इस सिचुएशन में। पहला तो ये सर कि इंडेक्सेशन किया क्यों जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी बेटा कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ट्रांसफर कर रहा है असेट, उस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, यानी CII में बोल दूं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, डिवाइडेड बाय जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने वो एसेट हेल्ड की थी उस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर। और इन केस अगर असेसी ने उस एसेट को हेल्ड किया था ऑन और बिफोर 1/4/2001, तो उस केस में जो इंडेक्सेशन लिया जाता है वो लिया जाता है प्रीवियस ईयर 2001 और 2। ठीक है, इतना समझ आ गया कि इंडेक्सेशन करते कैसे हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हुआ करता था उसके आंसर की, कि इंडेक्सेशन क्यों किया जाता है। तो याद करिए बेटा, हमारा प्रीवियस एग्जांपल मिस्टर ए, उनके पास क्या था बेटा? लैंड था। ठीक है, और लैंड जो उन्होंने एक्वायर किया था, कितने में एक्वायर किया था? 10 लाख रुपीज में एक्वायर किया था। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसे सेल कर दिया था मिस्टर बी को, कितने में? 50 लाख रुपीज में। और उस केस में मिस्टर ए को कैपिटल गेन कितना हो गया था? कैपिटल गेन हो गया था उन्हें 40 लाख। ठीक है, अब मैं यहां पर स्लाइटली चेंज करता हूं ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये जो बेटा लैंड एक्वायर किया है मिस्टर ए ने, अब इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने ये एक्वायर किया है, मान के चलिए 1/4/2001 को। ठीक है, और जो सेल हो रही है ये हो रही है बेटा 1/6/2019 को। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बताए मुझे एसेट का क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म है? आंसर इज लॉन्ग टर्म। सर 24 महीनों से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म है। इतना आप लोग सबको समझ आ गया। अब इस पे जरा कैपिटल गेन कंप्यूट करिए आप विदाउट इंडेक्सेशन। ध्यान रहे बेटा, इंडेक्सेशन नहीं करना, विदाउट इंडेक्सेशन करना है। तो लगाएं प्रोविजन 48 के, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया? वो है 50 लाख। माइनस करें उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10 लाख। 10 लाख रिड्यूस कर दें तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया सर 40 लाख। जैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं वैसे ही तो करेंगे सिंपल, क्योंकि वहां पर इंडेक्सेशन नहीं होता। सिंपल हमारा 40 लाख आ गया। ठीक है, ये केस हो गया हमारा बेटा विदाउट इंडेक्सेशन का। यहां पर हमने इंडेक्सेशन नहीं किया। अब यहां पर हम करते हैं इंडेक्सेशन, तो देखिए क्या होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख, सिंपल, ये तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जरा कैलकुलेट करिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे एसेट का, एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10 लाख। ये हमने लिया 10 लाख इनटू जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ट्रांसफर कर रहा है एसेट, उस प्रीवियस ईयर का CII, तो 2019-20 प्रीवियस ईयर के लिए ये है 289। ठीक है, तो 289 डिवाइडेड बाय जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने हेल्ड की थी असेट। कब की हेल्ड उन्होंने? 2001-2 में, तो इसका कितना है? 100 है बेटा। ठीक है, तो कंप्यूट करने के बाद ये कितना आएगा बेटा? ये आ गया बेटा 28,90,000, इतना आ गया। और माइनस करें तो कितना आएगा बेटा? 21,10,000। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो देखिए बेटा, इंडेक्सेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है एक तरीके से उसका असेसी को बेनिफिट मिल रहा है, और अगर इंडेक्सेशन नहीं होता तो असेसी को बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखिए बेटा क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए ने जो एसेट परचेज की थी वो लगभग 18-19 साल पहले की थी। ठीक है, और उसकी जब वो सेल करते हैं 18 साल बाद, तो लॉ चाहता है कि असेसी के साथ ज्यादती ना हो। उस कैपिटल एसेट का जो बेटा परचेज प्राइस था, लॉ सिंपल क्या कर रहा है, उसे पैरिटी पे ला रहा है आज की डेट पर। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं असेसी को। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में तो नहीं करा रहे, वहां पे तो एसएससी को लॉस होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में लॉ ने डेलिबरेटली इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया है।
लेकिन कुछ कैपिटल एसेट ऐसी हैं बेटा जिनके केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाए। जैसे बात करते हैं बॉन्ड्स की और डिबेंचर्स की। जो बॉन्ड्स और डिबेंचर होते हैं बेटा, उनके केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन बेटा दो तरीके के बॉन्ड हैं जिन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। पहला होता है बेटा कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स, और दूसरे जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो होते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, इन दोनों बॉन्ड्स पे क्या होता है बेटा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाया करता है। ठीक है, ये बात करती है बेटा फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जिन कैपिटल एसेट पर सेक्शन 112A अप्लाई होता है उन कैपिटल एसेट पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। सेक्शन 112A क्या होता है हम इसे डिटेल में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझें कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट किस किस को नहीं मिलता। एक तो बॉन्ड्स और डिबेंचर को नहीं मिलता, लेकिन दो बॉन्ड्स को मिल जाता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, उन पे मिल जाता है। ये बात बताई फोर्थ प्रोविजन टू सेक्शन 48 ने। और दूसरी बात, सेक्शन 112A जिन कैपिटल एसेट पर अप्लाई होता है उन कैपिटल एसेट को भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो इतना बेटा हमें समझ आ गया, कैपिटल एसेट समझ आ गई, ट्रांसफर समझ आ गया। ठीक है, कंप्यूट कैसे करते हैं कैपिटल गेन वो समझ आ गया। कैपिटल एसेट के टाइप कितने होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये भी हमें समझ आ गया। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, 242A सेक्शन ने ये बता दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, ये समझ आ गया। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल एसेट डिफाइन की गई है जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सेल्फ जनरेटेड के केस में और अदर देन सेल्फ जनरेटेड के केस में। सेक्शन 55 ने फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताई है कुछ एसेट्स की, तो वो भी हमें समझ आ गई। इतनी बातें हमें समझ आ गई बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात बेटा यहां पे ध्यान देना, कुछ सेक्शन जो हमने अभी किए हैं वो कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे बात करें हम बेटा सेक्शन 55 की, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A की, तो इस केसेस में ये जो सेक्शन है बेटा ये अभी कंप्लीट हमने नहीं किए हैं। इस वजह से अभी तक के कंसेप्ट जो हमने पढ़े उनसे जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहां पर करा दिए। ठीक है बेटा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जितने भी बैलेंस प्रोविजन है उसे भी मैं कंसीडर करता जाऊंगा। रीजन क्या है उन प्रोविजन को भी डिस्कस ना करने का, क्योंकि बेटा अभी से ही अगर मैं उन प्रोविजन को डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा और कैपिटल गेन जो चैप्टर है पूरा का पूरा आप उलट पुलट कर देंगे, जो कि बहुत ईजी होते हुए भी चैप्टर आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से सेक्शन के जो कुछ प्रोविजन है अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। ग्रेजुअली जितनी चीजें लिंक बनता जा रहा है, चेन बनती जा रही है, वो सेक्शन हम करते जा रहे हैं और दिमाग में जो है आराम से चीजें अब सेट होती जा रही हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है, इतना हमें समझ आता जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको एक चेन कराने वाला हूं सेक्शन की, उन्हें समझिए कि उन सेक्शन में अब देखिए होता क्या है। तो देखिए बेटा, कल हमने किया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 जो बात करता था कि सर्टेन ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। अब जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन वो है बेटा सेक्शन 47 जो बात करता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उन पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि लॉ क्या कर रहा है, लॉ ट्रांसफर को ही यहां पर एग्जेम्प्ट कर रहा है। समझ आ गया। चलिए, पहला टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ। देखिए, टोटल या पार्शियल पार्टीशन पर एचयूएफ के डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर कोई कैपिटल एसेट, तो वो क्या है बेटा, वो ट्रांसफर नहीं है। दूसरी बात, किसी गिफ्ट में या विल में या इररिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा सेक्शन 47 के अंदर। बात करें बेटा एक एग्जांपल की, हस्बैंड है, हस्बैंड के पास कोई कैपिटल एसेट है, ठीक है बेटा, और वो गिफ्ट कर देता है इस कैपिटल एसेट को अपनी वाइफ को, तो क्या यहां पर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा बेटा? आंसर इज नो, अराइज नहीं होगा, मना कर दिया स्पेसिफिकली। करते हैं बात बेटा दूसरे एग्जाम्पल की। एक फादर है, ठीक है, फादर के पास क्या है बेटा, कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट को ये विल के थ्रू अपनी ट्रांसफर कर देते हैं, वाइफ को कुछ पोर्शन अलॉट कर देते हैं, कुछ सन को अलॉट कर देते हैं, कुछ डॉटर को अलॉट कर देते हैं। तो इन तीनों केसेस में वो कैपिटल एसेट को बेटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन लॉ बोलता है कि ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर।
ठीक है। तीसरा वो बात करते हैं इररिवोकेबल ट्रस्ट में। अगर इररिवोकेबल ट्रस्ट में भी ट्रांसफर की जा रही है कैपिटल एसेट तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, समझ आ गई, दो प्रोविजन समझ आ गई। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन इंडियन सबसी कंपनी। ट्रांसफर कर रही है कैपिटल एसेट्स होल्डिंग कंपनी अपनी सबसी कंपनी को, लेकिन सबसी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, होली ओन इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी दो कंडीशन यहां पर लग गई बेसिकली। पहली कंडीशन क्या लग गई, जो पेरेंट कंपनी है यानी जो सबसी कंपनी है उसने कंप्लीटली ओन कर रखी है सबसी कंपनी, यानी 100% ओन की हुई है अपनी कंपनी के थ्रू या कई अगर नॉमिनीज है तो उनके थ्रू, यानी 100% ओन करने चाहिए उस सबसी कंपनी के शेयर पेरेंट कंपनी के थ्रू। दूसरी कंडीशन, जो सबसी कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्या बात करते हैं इसमें वो, कि अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन इंडियन सबसी कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, वहां पर कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। तीन चीजें हो गई बेटा। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट सबसी कंपनी। अब इस केस में सबसी कंपनी ट्रांसफर कर रही है कैपिटल एसेट को, किसे कर रही है, अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को। तो इस केस में होल्डिंग कंपनी भी क्या है, 100% है, बीइंग एन इंडियन कंपनी। लेकिन होल्डिंग कंपनी होनी क्या चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यानी प्रोविजन ने यहां पर भी दो कंडीशन लगा दी कि अगर कोई सबसी कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल एसेट एक होल्डिंग कंपनी को, तो वो होल्डिंग कंपनी कौन सी होनी चाहिए, पहली कंडीशन होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए इंडियन कंपनी, और वो होल्डिंग कंपनी 100% क्या करती हो, ओन करती हो सबसी कंपनी के शेयर्स। ठीक है बेटा, लेकिन थर्ड और फोर्थ कंडीशन में जो है बेटा एक कंडीशन और अप्लाई होती है। लॉ बोलता है कि ये जो थर्ड और फोर्थ की एग्जम्पशन है एसएससी को 47 में मिली है, ये नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाकर ट्रांसफर किया जा रहा है। समझ आ गई इतनी बात। चार केसेस हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय एन अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। देखिए अब यहां पर जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन ट्रांसफर कर रहे हैं, अमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर कर रही है। किसे कर रही है, अमलगमेटेड कंपनी को। तो 47 की एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब अमलगमेटेड कंपनी कौन सी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो। अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है तो 47 के प्रोविजन नहीं लगेंगे, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अमलगमेटेड कौन सी कंपनी होती है बेटा, देखिए अमलगमेटिंग होती है वो कंपनी जो अमलगमेट हो रही है, यानी उसका वजूद जो है खत्म होने जा रहा है। और अमलगमेटेड कंपनी कौन सी है, वो कंपनी जिसमें अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है, जिसका वजूद जिंदा है। ठीक है, समझ आ गया। ये 5 ट्रांजैक्शन याद रखना बेटा। अब इन 5 ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ सेक्शन और दिखाना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 49 की। आइए सेक्शन 49 पर। देखिए सेक्शन 49 क्या करता है, अब सेक्शन 49 जो है डीमिंग प्रोविजन लगा देता है यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग। क्या बात कर रहा है सेक्शन 49, सेक्शन 49 बात करता है कि वो 5 ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी बेटा, पहली कौन सी थी, टोटल या पार्शियल पार्टीशन होता है एचईएफ का। दूसरा था गिफ्ट विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट। तीसरा कौन सा होता था हमारा, होल्डिंग टू सबसी। फोर्थ सबसी टू होल्डिंग। और फिफ्थ था बेटा अमलगमेटेड टू अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, उन सभी केसेस में सेक्शन 49 बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ऑनर के हैंड में, ऑनर के हैंड में वो हो जाएगी deemed to be the cost for which the previous owner of the property acquired it। समझ आया बेटा कुछ, मैं समझाता हूं। देखिए उन 5 केसेस की वो बात करते हैं कि 5 केसेस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके हैंड में बेटा, ओनर के हैंड में, वो हो जाएगी जो प्रीवियस ओनर के हैंड में थी वही ओनर के हैंड में हो जाएगी। डीम टू हैव बीन, यानी डीमिंग प्रोविजन लगा है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल समझिए। एक फादर है बेटा, फादर हैं धर्मेंद्र। ठीक है, अब ये क्या है करते हैं, एसेट खरीदते हैं बेटा 1/4/1980 को, और ये जो एसेट इन्होंने खरीदी थी उस टाइम पे आ गई थी बेटा 1 लाख की, कैपिटल एसेट है इनकी। ठीक है,
बाद में ये क्या करते हैं, गिफ्ट कर देते हैं अपनी इस एसेट को। किसे कर रहे हैं बेटा, अपने बड़े लड़के को, सनी देओल को। ठीक है, अब सनी देओल को जो ये कैपिटल एसेट मिल रही है, उस केस में सेक्शन 47 क्या बात करता है, याद करिए। सेक्शन 47 बोलता है कि ये जो गिफ्ट दिया जा रहा है ये ट्रांसफर नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है बेटा, एक सेक्शन मैंने यहां लिख लिया आपके लिए। दूसरी बात, अब रोल हो गया बेटा सेक्शन 49 का। सेक्शन 49 क्या बात करता है यहां पर सेक्शन 49 बोलता है कि सनी देओल के हैंड में जो इस कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन धर्मेंद्र के हाथ में थी, यानी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर के हैंड में थी वो ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ओनर। ये बात करता है सेक्शन 49। दो सेक्शन समझ आ गए बेटा। आइए सेक्शन 49 पे फटाफट से रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस है जहां पर ये प्रीवियस ओनर वाली ही कॉस्ट हो जाएगी ओनर के लिए। Where the capital asset become the property of SSE on any distribution of asset on the total or partial partition of HUF under a gift or will by succession, inheritance or devolution on any distribution of asset on the liquidation of company under a transfer of revocable or an irrevocable trust। next वो बात करते हैं बेटा under any transfer of capital asset by holding to its wholly owned subsidy company or by subsidy to its 100% holding company under any transfer referred to in section 47(6) जो हमने बेटा बात की थी अमलगमेटेड कंपनी वाली, उसकी बात कर रहे हैं, of a capital asset by amalgamating company to amalgamated Indian company in the scheme of amalgamation। समझ आ गया, जो हमने 5 केसेस करे थे बेटा वो कवर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और सेक्शन की बात कर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A जो बात करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग की। चलिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A क्या डिटरमाइन किया करता था बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग को वो डिटरमाइन किया करता था। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है बेटा, सर्कमस्टांसेस कॉलम 1 में लिखे हुए हैं और पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉलम 2 में लिखे हुए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या बोलता है, वेयर एसेट्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसेसी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। ये पढ़ा बेटा अभी हमने, जो 5 ट्रांजैक्शन है वो उसमें कवर होती है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में। तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, the period for which the capital asset was held by the previous owner shall be included। तो लॉ सिंपल बात कर रहा है इसमें कि 1/4/1980 को एसेट परचेज की थी धर्मेंद्र ने, तो जब सनी देओल के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा तो उनका जो पीरियड डिटरमाइन होगा बेटा 1/4/1980 से ही डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। 3 सेक्शन की चेन बन गई यहाँ पर। सबसे पहले सेक्शन 47, 5 ऐसी ट्रांजैक्शन जिन पे ट्रांसफर नहीं माना जाता सेक्शन 47 ने बताई। ठीक है, उन सभी 5 ट्रांजैक्शन में सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ओनर के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो ही ओनर के हैंड में हो जाएगी। ठीक है बेटा, तीसरा सेक्शन बात करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग की। वो बात करता है जो प्रीवियस ओनर के हैंड में था पीरियड ऑफ होल्डिंग वो ही ओनर के हैंड में पीरियड ऑफ होल्डिंग है। ठीक है बेटा, 3 सेक्शन यहां पर समझ आ गए अभी तक। ठीक है, अब एक और सेक्शन की बात कर लेते हैं, सेक्शन 55 की। याद करिए सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ध्यान दे बेटा क्या बोलता है सेक्शन 55, where the capital asset become the property of the SSE by any of the modes specified in section 49 subsection 1। यानी कैपिटल एसेट बन रही है प्रॉपर्टी एसएसए की किसके थ्रू, जो मोड स्पेसिफाई किए हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो लॉ बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द एसएसई विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर। समझ आ गया बेटा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की थी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी ओनर की यानी एसएसए की। दूसरी बात और सुनिए, इवन इन सच केसेस वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर बिफोर 1/4/2001, यानी कैपिटल एसेट जो है 1/4/2001 से पहले की है, तो उस केस में क्या होगा, assessee can opt the fair market value as on 1/4/2001 as the cost of acquisition। यहां पर देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर 1/4/2001 से पहले की प्रॉपर्टी थी प्रीवियस ओनर की, तो उस केस में असेसी के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बेटा,
1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस कैपिटल एसेट की वो ले ले असेसी, या जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ले ले असेसी, विच एवर इज हाइयर। ये ऑप्शन है। धर्मेंद्र और सनी देओल का हम केस कर रहे हैं। जैसे 1/4/1980 को 1 लाख दी हुई थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल एसेट की। सपोज 1/4/2001 को इस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है सपोज 10 लाख। तो उस केस में लॉ बात करते हैं कि जो सनी देओल हैं उनके पास ऑप्शन है इस कैपिटल एसेट का वो फेयर मार्केट वैल्यू या तो 10 लाख ले सकते हैं या 1 लाख ले सकते हैं, विच एवर इज हायर टू हिम। ये वो बात करते हैं। समझ आया बेटा? तो नया सेक्शन एक और ऐड हो गया इस चेन में 55, जो बात क्या करता है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ही रिगार्डिंग बात करता है और बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी प्रीवियस ओनर के हैंड में वो ही हो जाएगी असेसी के हैंड में, ओनर के हैंड में। साथ ही एक बात और बताता है वो कि अगर प्रीवियस ओनर ने जो एसेट परचेज की है वो कब परचेज की है 1/4/2001 से पहले, तो उस केस में असेसी के पास यानी सनी देओल के पास, ओनर के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001 को ले ले, या उससे पहले जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी प्रीवियस ओनर के हैंड में उसे कंसीडर कर ले, विच एवर इज हायर टू हिम। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? तो एक बार समझे जरा। 5 केसेस हमने पढ़े। सबसे पहला केस कौन सा था हमारा? पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का टोटल या पार्शियल, और उस केस में कैपिटल एसेट जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। दूसरा केस, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एनी गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट में। तीसरा केस, होल्डिंग टू सब्सी, और वो सब्सी कौन सी होनी चाहिए? 100% होली ओन होनी चाहिए प्लस इंडियन सब्सी होनी चाहिए। फोर्थ केस, 100% सब्सी टू होल्डिंग, होल्डिंग होनी चाहिए जिसने 100% होल्ड किया हो सब्सी को, प्लस इंडियन होनी चाहिए। और इस थर्ड और फोर्थ केस में एक और कंडीशन हो जाया करती थी कि अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाकर ट्रांसफर किया जा रहा है तो 47 के प्रोविजन नहीं लगा करते थे। फिफ्थ केस, अमलगामेटिंग कंपनी टू अमलगामेटेड इंडियन कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है। तो इन पांचों के पांचों केसेस में सेक्शन 47 बात करता था कि ये ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी और इन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही सेक्शन 49 जो डिफाइन करता था कि जो प्रीवियस ओनर के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ही ओनर के हैंड में यानी असेसी के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A बात करता था पीरियड ऑफ होल्डिंग की, जो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो ही ओनर के हैंड में, असेसी के हैंड में पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बात करता था 55 जो बात करता था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रीवियस ओनर का वो ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा ओनर के हैंड में यानी असेसी के हैंड में। प्लस एक और बात करता था अगर प्रीवियस ओनर ने कैपिटल एसेट जो है एक्वायर की है ऑन और बिफोर 1/4/2001 तो उस केस में ओनर के पास, असेसी के पास ऑप्शन है या तो वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ले या फेयर मार्केट वैल्यू ले ले एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर टू हिम। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना? बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे हम कैपिटल गेन के चैप्टर को कर रहे हैं ताकि आप इस चैप्टर को इजीली रिटेन कर सके। ये चैप्टर बेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। स्टूडेंट जब खुद करने बैठते हैं तो इतने सारे प्रोविजन होते हैं बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको कराता जा रहा हूं आप सिंपल वो रिवाइज करते जाइए कंसेप्ट और उसे करते जाइए। इतना इजी ये चैप्टर आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा और एग्जाम में आप इजीली जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।